Good morning, students. Class 11th, Political Science, Chapter 2, Election and Representation. This is the second video of this chapter. We will start this video from page number 53. Last paragraph. Let's start the topic. In the previous videos, we have discussed the two questions given in your chapter, that can we have democracy without holding elections, and second question was, can we hold elections without having democracy. We understood both the questions and we tried to get the answer. In this paragraph, like, this is where constitution come in. When we talk about the elections and the procedure of the election, we used to ask the constitution that इलेक्शंस आप नेशन में किस तरह से कराएंगे, विच मेथड इज सपोज टू बी यूज्ड, which system is supposed to be followed by the for choosing the government, and n number of things that we really want to ask. When we talk about the elections in India, we used to find the answers related to the elections in Indian Constitution. Part 15 talks about elections, its procedure, election commission, the selection process of chief election of commissioner, and the other responsibilities of the election commission. The constitution of democratic country lies down some basic rules about the election. जब भी हम बेटा किसी भी democratic nation की बात करते हैं तो democratic nations के अंदर constitution basically कुछ rules या बेसिक सजेशंस देते हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए बाय द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन द नेशन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. हम कुछ क्वेश्चंस को लिस्ट आउट करेंगे अभी कि जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 को पढ़ने के बाद मिलते हैं. The details are usually left to be worked out by the law passed by the legislature. These basic rules usually about that who is the eligible voter, यानी कि एलिजिबल कौन है वोट देने के लिए. पहले हमने 21 ईयर्स का एज किया, फिर हमने उसे 18 ईयर्स का एज कर दिया 61st अमेंडमेंट के बाद. ईयर आप लोगों को पता है, हमने पहले डिस्कस किया है. हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट. कंटेस्ट यानी कि आप इलेक्शंस में कौन सी एज के बाद कंटेस्ट कर सकते हैं, आपके पास कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए. हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की बात नहीं करते हैं, बेसिक क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं. लाइक कि पर्सन को इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है, उसका वोटर्स लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, उसे किसी और पोस्ट पर काम नहीं करते हुए होना चाहिए. अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें उस पोस्ट से रिज़ाइन देना होता है. उनको अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनके बारे में डिटेल में बताना ज़रूरी होता है. उन्हें मेंटली साउंड होना बहुत ज़रूरी है. तो दीज आर द बेसिक थिंग दैट अ पर्सन हु इज़ कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन मस्ट रिक्वायर. हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शंस. अब इलेक्शंस को सुपरवाइज कौन करेगा. इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए बेटा हम लोग हमेशा बात करते हैं नेशनल लेवल पर. हमारे पास कोई नेशनल इलेक्शन कमीशन नहीं है, पर हमारे पास एक कॉमन इलेक्शन कमीशन है, ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, ठीक है. यही आपके नेशनल लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर और आपके स्टेट लेवल पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है. बेटा हमारे पास कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था 1992 तक, नहीं था. एक बार इसे प्लीज़ डिटेल में देखते हैं हम. बेटा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके नेशनल लेवल इलेक्शंस और आपके स्टेट लेवल इलेक्शंस, या डिटेल में अगर बात की जाए तो आपके पार्लियामेंट के इलेक्शंस के बारे में नेशनल लेवल पर हो गया, आपके लेजिस्लेचर
के इलेक्शंस के बारे में, आपका स्टेट लेवल इलेक्शंस हो गए, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग, आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग, सेंट्रल लेवल इलेक्शंस या नेशनल लेवल इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल इलेक्शंस या नेशनल लेवल इलेक्शंस, बात सेम है। लेजिस्लेचर स्टेट लेवल इलेक्शंस के अंदर आते हैं। तो ये सभी इलेक्शंस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलली या पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अब यहाँ पर है, जब आपके स्टेट लेवल के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है, तो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है? स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन का काम है बेटा आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। लोकल बॉडीज़ मीन टू से पंचायत, सरपंच, म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। तो हु इज़ टू सुपरवाइज द इलेक्शंस? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाउ डू द वोटर्स चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव? बेटा हमारे यहाँ पर चॉइस दी जाती है। हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम यूज़ करते हैं। वहाँ पर लोगों के पास चॉइस है कि वो अपने अपने जो कैंडिडेट उनको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगते हैं, उनकी वेलफेयर के रिगार्डिंग वो उसको चूज़ करते हैं। हमारे पास जब हम वोटर्स की बात करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट वोटिंग की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम लोग FPTP सिस्टम को यूज़ करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हम लोग जब इनडायरेक्ट मेथड की यूज़ करते हैं या इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो हम लोग PR सिस्टम को यूज़ करते हैं। बट आप इससे सिर्फ नेम याद करें, हम इसे डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा बेटा हाउ डू द वोटर्स चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव? अभी हमने एक क्वेश्चन देखा। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड? बेटा ये जो रिजल्ट्स अनाउंस करने का जो पूरा का पूरा प्रोविज़न है, ये आपके इलेक्शन कमीशन के पास ही है। तो वोटर्स की काउंट करने के लिए आपके पास पहले तो बेटा बैलेट पेपर हुआ करते थे, हम उसको काउंट किया करते थे 1-1 करके, ठीक है। अब हम लोग EVM मशीन का यूज़ करते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली काउंटिंग होती है, और उनमें से जिसको भी 50% प्लस वोट्स मिलते हैं, 50% से ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह चूज़ हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मेथड दैट वी यूज़ टू यूज़। इसके अलावा नेक्स्ट पेज नंबर 54 पे हम लोग बात कर रहे हैं। पेज नंबर 54। Like most democratic countries, the Constitution of India answers all the questions related to the elections, यानी कि जिस भी इलेक्शन की बात की जाएगी उस इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपके आंसर कहाँ पर आपको मिल रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर? उसके 15 पार्ट में, ठीक है, पार्ट 15। As you can see, the first 3 questions are about ensuring the elections are free and fair. हम लोग बेटा ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि इंडिया में इलेक्शंस को सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? दैट इंडिया में डेमोक्रेसी है, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहाँ पर जब भी इलेक्शंस कंडक्ट करने की बात की जाती है तो वी कंडक्ट इलेक्शंस इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वो किसकी है? आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद है एंड दस बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। और बेटा ये चीज़ याद रखेंगे, जब हमारे पास इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं और उन्हें एश्योर किया जाता है येस वी हैव कंडक्टेड द इलेक्शन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, तभी आप उसे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की डेफिनेशन में काउंट कर पाते हैं। अगर आप फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं कर रहे तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा जो लास्ट 2 क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने देखे, द लास्ट 2 क्वेश्चंस आर अबाउट इंश्योरिंग द फ्री एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, ताकि मेजॉरिटी विन हो, किसी के साथ कुछ मैनिपुलेशन ना किया जा सके, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इन दिस चैप्टर यू विल कंसीडर बोथ दीज एक्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट द इलेक्शन। तो हमारे इलेक्शन के अंदर जो जो प्रोविजंस हैं इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग वो हमें पता चलते हैं कि
इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट किए जाने हैं, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ों के आंसर्स हमें ईजीली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। बेटा हम लोग जब इंडिया में इंडिपेंडेंसी की बात की जाती है या फिर जब हम लोग मेथड चूज़ करने की बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा ये इंश्योर करा इंडिपेंडेंसी से पहले कि एक ऐसा मेथड चूज़ किया जा सके जो कि लोगों को हेल्पफुल हो चीज़ों को समझने में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इलिटरेट है। तो हम उसमें कौन कौन से परेशानियों को हमने देखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की, वो हम उन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।